नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको यूपीएससी ऑप्शनल फ़िलोसफी की तैयारी और नेट जेआरएफ की तैयारी फ़िलोसफी में एकदम मुफ्त में करवाई जा रही है और आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो हमने अब तक फ़िलोसफी में बात करी है कि सबसे पहले हमने जाना कि दर्शन क्या होता है, दार्शनिक किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि दर्शन की 3 शाखाएं होती हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। और उसके बाद हमने इन तीनों के बारे में जाना कि ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, तत्व मीमांसा में क्या होता है, नीति मीमांसा में क्या होता है। उसके बाद हमने 3 नास्तिक दर्शन के बारे में जाना, जिसमें से पहला है चारवाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। उसके बाद हमने 6 आस्तिक दर्शनों के बारे में जाना, जिसे षड दर्शन या फिर हम हिंदू दर्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इन संप्रदायों के यानी इन दर्शनों के, इन 9 स्कूल्स के प्रवर्तक कौन हैं, हमने उसके बारे में देखा। और उसको देखने के बाद हमने फिर स्टार्ट किया था चारवाक फिलॉसफी। हमने नास्तिक दर्शन से शुरुआत करी थी, जिसका नाम है कि चारवाक फिलॉसफी एक नास्तिक दर्शन है, जिसमें हमने चारवाक के बारे में जाना कि चारवाक शब्द कैसे बना है। जैसे हमने जाना कि चारवाक शब्द चर्व धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है चबाना। चारुधन वाक से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सुंदरवाड़ी। बृहस्पति देव के नाम पर जिन्हें वाचस्पत्य दर्शन भी कहा जाता है। हमने कहानी भी जानने की कोशिश करी थी कि इसे वाचस्पत्य दर्शन क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने ये सब जानने के बाद हमने उसके बाद ये देखा था एक चार्ट के थ्रू कि प्रमाण कितने होते हैं। उन हमने जाना था कि प्रमाण 6 होते हैं, और उस चार्ट के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कौन सा दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है और कौन सा दर्शन किस प्रमाण को अस्वीकार करता है। हमने यहाँ तक की यात्रा अपनी तय कर ली थी। तो मैं आपको वो चार्ट फिर से दिखा दूँ। ये वो चार्ट था जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि कौन सा दर्शन किस प्रमाण को मानता है और किस प्रमाण को नहीं मानता है। अब हम आज बात करने वाले हैं कि चारवाकों ने व्याप्ति को खंडित करने के लिए 7 तर्क दिए थे, जिससे उन्होंने व्याप्ति का खंडन किया था और उन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था। तो आज हम बात करेंगे अनुमान प्रमाण के बारे में और ये जानेंगे कि उन्होंने अनुमान प्रमाण का खंडन कैसे किया। तो चलिए हम उससे पहले जानते हैं कि अनुमान प्रमाण क्या होता है। तो हम आज यहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। तो हम आज जानेंगे कि अनुमान प्रमाण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनुमान क्या होता है। तो अनुमान जो है, अनुमान 2 शब्दों के योग से मिलकर बना होता है, जिस अनु धन मान। अनुधन मान, अनु का मतलब होता है बाद में, अनु का मतलब होता है बाद में, मान का मतलब होता है ज्ञान। और अनुमान में 3 पद अनिवार्य होते हैं, 3 पद अनिवार्य होते हैं। जो 3 पद अनिवार्य होते हैं वो है साध्य, दूसरा है पक्ष और तीसरा है हेतु। इनके बिना, इन तीनों के बिना अनुमान संभव नहीं है। इसके बिना अनुमान संभव नहीं है। अगर ये तीन पद नहीं होंगे, यानी कि साध्य, पक्ष और हेतु, ये 3 पद नहीं होंगे तो अनुमान संभव नहीं हो पाएगा। तो हमने अनुमान की डेफिनेशन जानने की कोशिश की कि अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन मान। अनु का मतलब होता है बाद में, मान का मतलब होता है ज्ञान। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा क्या हो सकती है। तो अनुमान का मतलब होता है कि वह ज्ञान जो बाद में होता हो। अनुमान का मतलब होता है वह ज्ञान जो बाद में होता हो, या किसी ज्ञान के आधार पर होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है। अनुमान कहलाता है।
तो हमने अनुमान के बारे में जानने की कोशिश करी कि अनुमान जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनुधन मान। अनु का मतलब होता है बाद में और मान का मतलब होता है ज्ञान, मतलब वह ज्ञान जो बाद में होता हो या किसी ज्ञान के आधार पर होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है। तो अनुमान के लिए 3 पद अनिवार्य होते हैं, साध्य, पक्ष, हेतु। अगर ये 3 पद नहीं होंगे तो वहां पे अनुमान संभव नहीं हो पाएगा। तो ये 3 पद अनिवार्य हैं। अब हम इन 3 पदों को एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम इन तीनों पदों को एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। चश्मा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, और हम इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 पद क्या है, साध्य, असाध्य, पक्ष, हेतु, जिसके बिना अनुमान संभव नहीं हो पाएगा। तो हम अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम अनुमान की एक और डिफिनेशन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं चार्वाक के भाषा में, चार्वाकों के शब्दों में। तो प्रत्यक्ष के आधार पर, प्रत्यक्ष के आधार पर, प्रत्यक्ष के बाद, प्रत्यक्ष के बाद होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है, अनुमान कहलाता है। तीसरी डिफिनेशन जो है वो न्यायिकों के द्वारा दी गई है, यानी न्याय दर्शन के द्वारा दी गई है। तो वो ये है कि शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर, शब्द के बाद होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है, अनुमान कहलाता है। ये न्याय दर्शन के थ्रू दी गई डिफिनेशन है। पहला चार्वाकों के संदर्भ में समझे तो प्रत्यक्ष के आधार पर, प्रत्यक्ष के बाद होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है। न्याय दर्शन के बारे में अगर बात करें तो शब्द के आधार पर, शब्द के बाद होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है। ये अनुमान की बेसिक सी डिफिनेशन है जिसको हमने जाना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमने 3 पदों के बारे में पढ़ा था, 3 पदों के बारे में पढ़ा था, जो था कि साध्य, पक्ष और हेतु। अब हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं नोट डाउन किया हुआ है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि साध्य, पक्ष, हेतु क्या होता है। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आप कहीं पर घूमने गए हैं, मान लेते हैं आप शिमला घूमने गए हो, शिमला घूमने गए हो। आपने शिमला में देखा कि ये पहाड़ हैं, ये 1 2 3 4 पहाड़ हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आप यहाँ पर खड़े हुए हो और आप इन चारों पहाड़ों को देख रहे हैं। आपने देखा इन चारों पहाड़ों में से इस पहाड़ पे धुआं निकल रहा है, इस पहाड़ पे धुआं निकल रहा है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है तो आपने अनुमान लगाया कि इसका मतलब यहाँ पर आग लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर आग लगी हुई है। तो यहाँ पर जो शिमला में आपने पर्वत देखा, शिमला में जो आपने पर्वत देखा वो हो गया पक्ष, वो हो गया पक्ष। पक्ष का मतलब वह स्थान, पक्ष का मतलब वह स्थान। और धुआं हो गया आपका हेतु, धुआं हो गया आपका हेतु, पर्वत हो गया आपका पक्ष, और जो आग है, आग हो गया आपका साध्य, ये हो गया आपका साध्य। हेतु का मतलब होता है वह माध्यम जिसके थ्रू आपको ये ज्ञान हो रहा है कि वहां पर आग लगी है। तो ये अनिवार्य शर्त है,
ये अनिवार्य शर्त है। तो देखिए अनुमान के 3 पद आ गए, पक्ष, साध्य और हेतु। तो पक्ष मतलब वह स्थान जहां पर आप देख रहे हैं यानी पर्वत, साध्य मतलब माध्यम मतलब धुआं जिसके थ्रू आपको अज्ञान हो रहा है आग का, तो आग हो गया साध्य। तो ये हो गया साध्य। तो जहां जहां हेतु होगा, जहां जहां हेतु होगा वहां पर साध्य का होना अनिवार्य है। और साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। और पक्ष मतलब कि जिस पर धुआं उठ रहा है, जिस पर धुआं उठ रहा है। तो ये पक्ष हो गया, ये हेतु हो गया, ये साध्य हो गया। साध्य मतलब आपका जो उद्देश्य है, हेतु मतलब आपका माध्यम जिसके थ्रू आपको ज्ञान हो रहा है। तो देखो अनुमान आपको आग का हुआ तो वहां पे 3 पद अनिवार्य थे, जो कि शर्त पूरी हो गई हमारी पक्ष, हेतु और साध्य की। तो हमने अनुमान कर लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे। वो कंक्लूजन ये होगा कि जहाँ जहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, आग है। तो ये आपको ज्ञान कैसे हुआ कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी? इसका मतलब है कि ये आपके एक्सपीरियंस में आया होगा। मतलब जब भी आपने धुआं उठते देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप वहाँ पे गए तो आपने देखा होगा कि जहाँ धुआं उठ रहा है उसके वहाँ पे आग जल ही रही है। तो ये आपके अनुभवों से मिलकर बना और यहाँ पर ये व्याप्ति बन जाती है, ये व्याप्ति बन जाती है जिसका खंडन चार्वाकों ने किया। तो अब हम अनुमान की एक फिलोसॉफिकल डिफिनेशन देखेंगे कि फिलोसॉफिकल डिफिनेशन क्या होगी। अभी तो हमने पक्षों के बारे में पढ़ा, अब हम एक सीधी सी डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। वो सीधी सी डिफिनेशन क्या होगी? तो अनुमान का अर्थ, अनुमान का अर्थ, अनुमान का अर्थ, अनुमान का अर्थ है पक्ष अर्थात, पक्ष अर्थात पर्वत में, पक्ष अर्थात पर्वत में, हेतु अर्थात, हेतु अर्थात धुएं की उपस्थिति, धुएं की उपस्थिति, धुएं की उपस्थिति के आधार पर, के आधार पर साध्य, साध्य अर्थात आग के, आग के होने का, आग के होने का दावा करना। यह दावा, यह दावा इस आधार पर किया जाता है कि, इस आधार पर किया जाता है कि, इस आधार पर किया जाता है कि हेतु और साध्य, हेतु और साध्य, हेतु और साध्य मतलब धुआं, धुएं व आग के बीच एक ऐसा, एक ऐसा अनिवार्य संबंध है, अनिवार्य संबंध है जो नियत, शर्त रहित, शर्त रहित, अनौपाधिक ब्रैकेट में अनौपाधिक या निरुपाधिक, निरुपाधिक तथा सार्वभौमिक संबंध होता है, सार्वभौमिक संबंध होता है। इस संबंध को ही, इस संबंध को ही व्याप्ति संबंध कहते हैं। व्याप्ति जो है, व्याप्ति अनुमान का
प्राण तत्व है। तो हमने जाना कि अनुमान का अर्थ है कि पक्ष अर्थात पर्वत में, यानी वह स्थान जहां से आपने देखा, हेतु अर्थात धुएं की उपस्थिति के आधार पर, साध्य अर्थात आग के होने का दावा करना। यह दावा इस आधार पर किया जाता है कि हेतु व साध्य मतलब कि धुएं व आग के बीच एक ऐसा अनिवार्य संबंध है जो नियत, शर्त रहित, आतंकवादी भाषा में बोले तो अनौपाधिक या निरुपाधिक तथा सार्वभौमिक संबंध होता है। इस संबंध को ही व्याप्ति संबंध कहते हैं। ये व्याप्ति की डिफिनीशन है। तो व्याप्ति अनुमान का प्राण तत्व है। अगर हम व्याप्ति के बारे में एक लाइन में बात करें तो व्याप्ति जो है वो अनुमान का प्राण तत्व है। अगर अनुमान टिका हुआ है तो वो है व्याप्ति संबंध। बिना व्याप्ति संबंध के अनुमान टिक ही नहीं सकता है। तो बिना व्याप्ति संबंध के अनुमान टिक ही नहीं सकता है, जिसका खंडन चार्वाकों ने किया है अपनी ज्ञान मीमांसा में। तो अब हम बात करते हैं व्याप्ति संबंध के बारे में। ये हमने डिफिनेशन जान ली व्याप्ति के बारे में कि व्याप्ति की डिफिनेशन क्या होती है। तो व्याप्ति जो है अनुमान का प्राण तत्व है। ये एक सार निकल के आया कि व्याप्ति अनुमान का प्राण तत्व है। तो अब इसी का जो खंडन है चार्वाकों ने किया है। इसी का खंडन चार्वाकों ने किया है। तो जो व्याप्ति का खंडन है, व्याप्ति का जो खंडन है वो चार्वाकों ने 7 तर्कों के आधार पर किया है। तो उन्होंने पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था कि व्याप्ति का ज्ञान किसी प्रमाण से नहीं हो सकता। दूसरा, व्याप्ति का ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता। तीसरा, व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। चौथा, व्याप्ति का ज्ञान शब्द प्रमाण से भी नहीं हो सकता। पांचवा, व्याप्ति का ज्ञान उपमान प्रमाण से भी नहीं हो सकता। और जो छठा तर्क दिया, जिसको आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, वो ये था कि कारण कार्य संबंध से भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। और ये पहले आप 1 2 3 4 5 6 जो तर्क है इसे आप नोट डाउन करिए, क्योंकि ये जरूरी है कि व्याप्ति का खंडन चार्वाक ने कैसे किया। क्योंकि व्याप्ति जो है अनुमान का प्राण तत्व है, यही पूरे अनुमान प्रमाण का सार है। तो व्याप्ति का जो खंडन चार्वाकों ने किया है वो 6 तर्कों के आधार पर किया है। पहला कि व्याप्ति का ज्ञान किसी प्रमाण से नहीं हो सकता। व्याप्ति का ज्ञान अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता। व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं हो सकता। शब्द प्रमाण से भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। उपमान प्रमाण से भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। कारण कार्य संबंध से भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। ये 6 तर्क हैं। अब हम बात करते हैं 7वें तर्क की, जो उन्होंने 7 तर्क दिए हैं। 7वां तर्क उनका क्या था वो अब हम देखने की कोशिश करेंगे। जो 7वां तर्क है वो ये है कि व्याप्ति शर्त रहित नहीं हो सकती है। व्याप्ति शर्त रहित नहीं हो सकती है और व्याप्ति सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। लेकिन न्याय वालों का, दार्शनिक जो है, न्याय लोगों का विचार है
ये न्याय वालों का विश्वास है कि व्याप्ति सार्वभौमिक हो सकती है। न्याय का विश्वास यही है, लेकिन चार्वाकों का विश्वास क्या है कि व्याप्ति शर्त रहित नहीं हो सकती है, व्याप्ति सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। और चार्वाकों ने कहा कि साध्य को सीधे देख पाना, साध्य को सीधे देख पाना प्रत्यक्ष कहलाता है। लेकिन जो पक्ष को देखकर दावा कर दे कि वह है प्रत्यक्ष, एक शर्त, प्रत्यक्ष के लिए एक शर्त अनिवार्य है। प्रत्यक्ष के लिए एक शर्त अनिवार्य है। वो क्या है कि जहां जहां x है वहां y अवश्य होता है। यानी कि संस्कृत में कहें तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति व्याप्ति। ये व्याप्ति की डेफिनेशन है। तो ये हमने यहाँ तक जानने की कोशिश करी कि व्याप्ति क्या है, व्याप्ति की डेफिनेशन क्या है, और हमने जानने की कोशिश करी कि अनुमान के लिए जो 3 पद आवश्यक हैं, पक्ष, साध्य, हेतु, उसके बारे में हमने जाना। अनुमान की डेफिनेशन जानी, हमने व्याप्ति की डेफिनेशन जानी, और ये जाना कि व्याप्ति जो है वो अनुमान का प्राण तत्व है। और हमने जाना कि चार्वाकों ने अपने व्याप्ति के खंडन में जो 7 तर्क दिए थे वो तर्क क्या थे, हमने वो जाना। और उन्होंने ये भी कह दिया कि व्याप्ति शर्त रहित नहीं हो सकती है, व्याप्ति सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। लेकिन न्याय का भी ये विश्वास है। अब साध्य को सीधे देख पाना प्रत्यक्ष कहलाता है, लेकिन पक्ष को देखकर दावा कर दे कि वह है, तो प्रत्यक्ष के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y अवश्य होगा। मतलब कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग जरूर होगी। यानी यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति व्याप्ति, ये व्याप्ति की डिफिनेशन है। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि चार्वाकों ने व्याप्ति का खंडन कैसे किया, उसको खंडन करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, हम वो अगले सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रिवाइज तो ज़रूर करते होंगे। इधर उधर क्या देख रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप रिवाइज तो करते ही होंगे। तो रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये